नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आप तक सही और उचित करियर अपॉर्चुनिटीज पहुंचाई जाएं। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। बिजनेस मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस के बारे में आवश्यक मैनेजमेंट स्किल्स आप तक पहुंचाती हैं। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्शन से लेकर हर स्किल सेट का फोकस सिर्फ ये रहता है कि स्टूडेंट के एनालिटिकल और लॉजिकल माइंड को बढ़ाया जाए। हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस में ऐसे लोगों की जरूरत जरूर होती है जो कि बिजनेस को सही ढंग से चलाएं और उसके हर डिपार्टमेंट में उचित तालमेल बिठा कर रखें। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एच.सी. पुरोहित जी को, जो कि दून यूनिवर्सिटी में HOD स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। इनसे जानेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के बेसिक्स भी, उसके स्कोप्स भी, और ये भी कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स की आवश्यकता होती है। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले पुरोहित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। ज़्यादातर आमतौर पर हम ये देखते हैं कि लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो पता होती है, पर लेमन कैसे समझे कि बिजनेस मैनेजमेंट आखिर है क्या। एक आम व्यक्ति के लिए बिजनेस मैनेजमेंट यदि समझाना हो तो आप यूँ समझिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या संस्था के जो उद्देश्य हैं, जो टारगेट हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो रिसोर्सेज का हम उपयोग करें, उसका किस प्रकार से एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव, यानी एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज का उपयोग करें ताकि हम उद्देश्य को प्राप्त करें संस्था के। रिसोर्सेज में मेन मटेरियल, मनी, मशीन, ये चार बेसिक रिसोर्सेज हैं जिनको हम इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इस प्रकार से इनमें कोऑर्डिनेशन करें। आपने जिक्र किया कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, ये बेसिक फंक्शंस हैं जी। कंट्रोलिंग तक है। तो प्लानिंग, कैसे प्लानिंग हो, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, कि उनका एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव प्रयोग करके हम संस्था के जो टारगेट तो पहले डिसाइडेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पहले से डिसाइडेड है, वहाँ पहुँचने के लिए जो रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उनके बीच में इस प्रकार से प्लानिंग हो, उनका ऑर्गेनाइजिंग इस प्रकार से किया जाए, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में हो, और फिर उसका फीडबैक, कंट्रोलिंग का मतलब फीडबैक कि हमें उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं हुए। तो मैनेजमेंट का एक आम व्यक्ति की भाषा में यदि आप उसको डिफाइन करना चाहें तो वो जो भी रिसोर्सेज हम चाहे प्रोडक्शन में कार्य कर रहे हों या हम सर्विसेज में हों, कहीं पर भी कोई भी संस्था कोई भी कार्य कर रही है, तो उसके पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये तो बेसिक हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन इन बेसिक जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनके बीच में इस प्रकार से तारतम्य और इनका इस प्रकार से उपयोग करना है कि कम से कम, यानी कि इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली हम उसको प्राप्त कर सकें। यदि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा, यदि इफ़िशिएंट नहीं होगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, हमारे रिसोर्सेज बेकार पड़े रहेंगे, तो संस्था कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होगी। तो इसके लिए ये पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिनका आपने जिक्र किया जी। तो बेसिकली एफिशिएंसी होनी चाहिए। जो भी इंसान मैनेजमेंट कर रहा है वो एफिशिएंट रहना चाहिए, तालमेल करना उसे आना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एम कर रहा है, तो वो खुद में ऐसी कौन सी चीज़ें पहचाने, ऐसे कौन से स्किल सेट पहचाने जिससे उसे ये पता चले कि हाँ, मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर सकता हूँ आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में। देखिए, जो भी मैनेजर हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसको लीडर कहते हैं, कॉर्पोरेट लीडर। तो लीडर सिर्फ पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो इस बात पे फोकस्ड है कि हम लीडर को तैयार कर सकते हैं। तो उसके अंदर स्किल है कि नहीं है, हम उसको स्किलफुल बनाएंगे। यदि वो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स करने आएगा तो उसको वहाँ पर हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जो पेडागोगी है, जो करिकुलम है, या जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम जहाँ पे संचालित होते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को, वहाँ पर युवाओं को इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं
ताकि उनके अंदर लीड करने की, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की कैपेसिटी, वो स्किल उनके अंदर डेवलप हो सके। तो वो विद्यार्थी आज तो देखिए, यदि आप बिजनेस एजुकेशन की बात करेंगे तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति के रूप में हम जानते हैं, जब से उद्योगों का विस्तार हुआ और वो हुआ स्टीम इंजन के आविष्कार से, तो वहाँ से गति पकड़ी, फिर धीरे धीरे ऑटोमेशन मोड में मशीन्स आने लगी। तो जब हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन देश और दुनिया में प्रारंभ हुए, बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन उसी समय से शुरू हो गया था। पहले तो उसमें अकाउंटिंग पढ़ाते थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। फिर धीरे धीरे और भी उसमें रिसर्चेज होने लगी और एडवांसमेंट होने लगा। तो 1881 में पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जो है कि एमएससी प्रोग्राम चलाया गया कॉमर्स के अंदर। फिर उसके आगे चलते हैं तो सबसे पहला लेकिन जो एमबीए प्रोग्राम चला वो 1908 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर डिग्री प्रोग्राम एमबीए शुरू हुआ। फिर 1914 में एमआईटी में मैनेजमेंट के कोर्सेज चलने लगे। फिर 1920 में पीएचडी प्रोग्राम शिकागो में शुरू हुआ। फिर 1930 के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी में ही एमआईटी में एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक उन्होंने लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं। 1943 के अंदर EMBA यानी एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए शिकागो ने प्रारंभ किया। शिकागो यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके कैंपसेस 3 कॉन्टिनेंट यानी 3 जिसको आप महाद्वीप कहें वहाँ पे थे। शिकागो यूएस में है, फिर उन्होंने बार्सिलोना यूरोप में खोला, सिंगापुर एशिया में खोला। तो 3 कॉन्टिनेंट के अंदर उनके अपने स्कूल्स उन्होंने शुरू किए। हिंदुस्तान में भी 1949 में हमारा XLRI सबसे पुराना बिजनेस स्कूल है, जहाँ पे हम उसका नाम जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट के नाम से था, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को उस ज़माने में हम लोग मैन पावर को लेबर के रूप में एक तरह से कैटेगरी होती थी, वाइट कॉलर और ब्लू कलर। हाँ, तो उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग कराएं कि ताकि, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से है, अलग अलग उसका कल्चरल बैकग्राउंड है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैसे काम करे कि एक पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए वहाँ पे सब एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए काम करें। तो उसके लिए बगैर ट्रेनिंग के ये संभव नहीं था। तो इसलिए XLRI हमारे देश में सबसे पुराना है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोलकाता में 1953 में हुआ। लेकिन FMS जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 1954 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1961 में हमारे वहाँ 2 IIM बने, IIM कोलकाता और IIM अहमदाबाद। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस बने, यहाँ से बिजनेस एजुकेशन देश में गति पकड़ने लगी, यहाँ से और बढ़ावा होने लगा। आज आप देखते हैं कि हमारे पास 20 IIM हैं। आज हमारे पास देश में जितने भी लगभग IITs हैं, सब में मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। NITs में हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आज आप देखेंगे तो हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट को की जो प्रोफेशनल एजुकेशन देने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस देश के अंदर तैयार हैं, जहाँ से हम एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स को इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या बिजनेस के लिए तैयार करते हैं, और वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे करके उस संस्था को इंटरनेशनली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ कॉम्पीट करके सक्सीड करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। तो ये पूरा फोकस्ड है, और PhD प्रोग्राम भी इसके अंदर चलते हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलाए जाते हैं कहीं पर। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। IIM वाले तो डॉक्टरेट नहीं देते हैं, लेकिन उनका फेलो प्रोग्राम चलता है। IIM में भी फेलो प्रोग्राम्स हैं। तो आज इसमें अंडर ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम तक मैनेजमेंट के डिसिप्लिन में, मैनेजमेंट साइंसेज में चल रहा है। तो भाई बहुत ही दिलचस्प आपने बिजनेस मैनेजमेंट की हमें ये हिस्ट्री समझाई हमारे दर्शकों को। तो आपके हिसाब से लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं एक बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए, और उसके साथ साथ तालमेल करने की कैपेबिलिटीज़ और एफिशिएंटली किस तरह से काम करना है। तो एक बार मैंने ये फॉर एग्जांपल रिकग्नाइज कर लिया कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और मैं आगे बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसकी तैयारी किस प्रकार से शुरू करूँ? जैसे मैंने अब तक बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं किया है, जीरो से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी तैयारी कहाँ से और किस प्रकार शुरू की जाए। देखिए, जो जैसे मैंने जिक्र किया, हमारे देश में हमारे पास IIMs हैं, हमारे पास IITs हैं, NITs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड टू बी हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जितने प्रकार का संस्थाएं हैं, उतने प्रकार के एडमिशन के मोड भी हैं। जब आप IIMs में जाना चाहते हैं तो कैट एग्जामिनेशन होता है, वहीं से IITs भी स्टूडेंट्स को वहीं से इनवाइट करते हैं, NITs में भी, और
मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी कैट के और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आज कैट के माध्यम से ही स्टूडेंट्स को लेते हैं जी। इसके अलावा GMAT एक एग्जामिनेशन होता है, GMAT के माध्यम से भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है जी। आईमा कराती है मैट का, CMAT भी है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, मैट भी है, कैट, मैट, GMAT, GRE, गेट, इनके माध्यम से हम स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हैं। तो इनके जो एंट्रेंस के गाइडलाइंस हैं उसमें रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस्ड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक लीडर को अपने पूरे उस एनवायरनमेंट को, उस बिजनेस को न सिर्फ लोकल लेवल पे उसको एनालाइज करना है, बल्कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अपने बिजनेस ऑपरेशन को उसको एनालाइज करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन उसके पास होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक जो ये कह सकते हैं कि क्वालिटीज स्टूडेंट्स के अंदर हों, यदि नहीं हो तो वो तैयार की जा सकती हैं। वो उनको इनकलकेट करें, उसके लिए आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं। तो ये एग्जामिनेशंस बेसिकली रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं, लैंग्वेज भी उसमें होता है। तो रीजनिंग और लैंग्वेज के माध्यम से स्टूडेंट्स इनको क्रैक करते हैं और आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के हमारे जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे कई इंस्टीट्यूशंस के बहुत अच्छी कंपनीज़ में अच्छी पोजीशन पे प्लेस भी हैं और वो लीडरशिप के लेवल पर तक भी वो पहुंचे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बने हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आज उनको प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने अपने को परफॉर्म करके दिखाया। उनको इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं और वहाँ पर हमारे पास ट्रेंड प्रोफेसर्स हैं, टीम है, एनवायरनमेंट है, तो उससे स्टूडेंट्स को ये अवसर मिलता है कि वो तो अपने पर्सनैलिटी को, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, CEOs हैं, इनके लिए कहा जाता है कि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ये तो लीडर्स हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें होनी ही चाहिए, तो बिजनेस मैनेजमेंट इन्हें बिल्कुल हेल्प करता होगा। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि CMAT, GMAT और मैट जिस तरह से आपने बताया, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्टूडेंट्स का? देखिए, मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए मैंने बताया था, यदि आप MBA करना चाहते हैं तो अलग अलग नॉमेनक्लेचर, हमारे वहाँ जो नॉमेनक्लेचर हैं, कहीं पर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं पर MIM है, तो अलग अलग नाम से हैं, कहीं MSc है, कहीं MA है। लेकिन हमारे वहाँ UGC और AICT के जो नॉमेनक्लेचर हैं उसके हिसाब से हम लोग डिग्री अवार्ड करते हैं। अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं रख सकते। लेकिन देश और दुनिया में तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग तरह से चलता है। लेकिन बेसिक जो मास्टर डिग्री के लिए मैंने जिक्र किया कि उसके लिए कैट का नोटिफिकेशन जारी होते हैं, हर एक टेस्ट का आईमा हर क्वार्टरली एग्ज़ाम कराती है, मैट का। ऐसे एनुअल एग्जामिनेशन कैट के भी होते हैं, GMAT के भी होते हैं, CMAT के भी होते हैं। तो सारे एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशन जो भी कंसर्निंग बॉडीज़ हैं उनके द्वारा स्टूडेंट्स के लिए सभी समाचार पत्रों में, वेबसाइट पर, आजकल तो वेबसाइट ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन का भी ज़माना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं। अब तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी होते हैं, तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये जानकारी रहती है, क्योंकि सभी पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित किया जाता है। डे देखते ही रहते हैं। जी। जो लीडरशिप के बारे में आपने जिक्र किया था कि हमारे लीडरशिप, देखिए जो बेसिक स्किल्स एक मैनेजमेंट एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए या एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, वो 3 कैटेगरीज में हम लोग देखते हैं। जो टॉप लेवल पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं किसी भी कंपनी के, उनको कंसेप्चुअल स्किल की आवश्यकता होती है। जो मिडिल लेवल पर हैं उनको ह्यूमन स्किल चाहिए, और जो एंट्री लेवल पे, जिनको लो लेवल के हम लोग एंट्री लेवल कह सकते हैं, वहाँ पर टेक्निकल स्किल चाहिए। जी, तो ये बहुत ही दिलचस्प आपने जार्गन्स यूज किए जो हमारे दर्शकों को शायद समझ ना आए, तो आप इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, जैसे कोई भी विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है और उसने MBA की डिग्री HR में ली, या उसने फाइनेंस में ली, या उसने मार्केटिंग में ली, या वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, एग्री बिजनेस में है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन चलते हैं आजकल। तो वो यदि HR में है और वो एंट्री लेवल पर है, तो उसके अंदर टेक्निकल स्किल क्या होने चाहिए? तो HR का रोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है? HR का रोल है ट्रेनिंग, HR का रोल है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट कैसे होगा? मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के पास वैकेंसीज आई, तो कंपनी ने तो HR डिपार्टमेंट को दे दिया। HR डिपार्टमेंट का काम है कि वो विज्ञापन तैयार करे,
तो एडवर्टीजमेंट कैसे डिजाइनिंग होगी, पहला काम एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग का है जी। तो एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग के लिए टेक्निकल स्किल चाहिए। उस विद्यार्थी को उस हमारे उस जो प्रोफेशनल है हमारा MBA HR स्पेशलाइज्ड है उसको एड डिजाइनिंग का स्किल होना चाहिए। फिर एड के बाद वो जब कैसे जाएगा, पहले तो उसकी डिजाइनिंग है, उसकी बॉर्डर लाइन क्या है, उसका जो मेन बॉडी है एडवर्टीजमेंट की क्या होगी, आउटलाइन क्या होगा, ये सब तो एक स्किल है। ऐड होने के बाद जब आपके पास एप्लीकेशंस आ गई, फिर वो एप्लीकेशन का प्रोफॉर्मा तैयार करेंगे, आपके पास डेटा आ गया, डेटा की स्क्रीनिंग करनी है, वो भी आपके पास आपको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पे आप स्क्रीन करेंगे। उसके बाद यदि आपने एंट्रेंस टेस्ट रखा या इंटरव्यू रखा तो वो मॉड्यूल कौन तैयार करेगा, तो वो मॉड्यूल भी आपको तैयार करने की एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हो। तो उसको रिक्रूट करने के लिए आपको चाहिए कि एरर फ्री एक ये जो टूल्स आप डेवलप करेंगे ये स्किल उस HR प्रोफेशनल के पास होने चाहिए। उसी प्रकार से फाइनेंस के हैं, अब फाइनेंस के अंदर हर एक छोटे काम के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्वॉल्व तो कर नहीं सकते, और जब आपने MBA फाइनेंस या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को आपने रिक्रूट किया है तो आपका दायित्व है और उस एग्जीक्यूटिव का भी ये जिम्मेदारी है कि वो बेसिक चीज़ें जाने, जैसे GST के फाइलिंग कैसे होनी है, उसका प्रोसीजर उसको पता होना चाहिए, टैक्सेशन प्रोसेस पता होना चाहिए, और भी जो भी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे प्रोक्योरमेंट के लिए करना है, कैसे मर्चेंडाइज के लिए करना है, तो ये सारी प्रोसीजर उस फाइनेंस के एक्सपर्ट को, उस एग्जीक्यूटिव के पास होनी चाहिए। तो ये एंट्री लेवल पे यदि स्किल है, देखिए इंटरव्यू में कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल तो एक बेसिक कंपोनेंट है, वो आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया, आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन सस्टेन कैसे करेंगे, ये टेक्निकल स्किल्स बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब आप व्यक्ति, और ये टेक्निकल स्किल रोज चेंज होती रहती हैं। आप देखिए 4 साल पहले GST नहीं था, तो उस समय कुछ और था, उस समय कुछ और प्रोविजन थे। जब GST इंट्रोड्यूस हो गया तो टैक्स पैटर्न बदल गया। अब इसकी जानकारी उस एग्जीक्यूटिव को कौन देगा, मिडिल लेवल, वहां पे ह्यूमन स्किल चाहिए। तो जो भी नए चेंजेस होते हैं उसके लिए उसके बारे में अपने मैन पावर को, अपने एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करने का काम है मिडिल लेवल मैनेजर का, वहाँ पे ह्यूमन स्किल चाहिए। अब किसी एम्प्लॉयज़ को या आपके सबऑर्डिनेट को, क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग है ओवरऑल, ह्यूमन बीइंग के अंदर इमोशंस भी होते हैं। आप मशीन की तरह ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन को आप यूज नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं करते। तो हाँ, तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल और ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो इसलिए मिडिल लेवल मैनेजर को ये भी स्किल होना चाहिए कि वो इमोशंस को टच करे, अपने जो भी मैन पावर है, और वो यदि इमोशनली अपने को अटैच समझेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका अटैचमेंट होगा इमोशनल लेवल पे, तो वो अपना बेस्ट देना चाहेंगे जी। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंट और इफेक्टिव। तो जब बेस्ट हम ह्यूमन रिसोर्स से निकाल पाएंगे, यही लीडरशिप है। तो ये मिडिल लेवल पर इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम बार बार चलते रहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के, और जो भी नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं वो आते रहते हैं। अब जो टॉप लेवल का है, जो कंसेप्चुअल जो स्किल जो मैं कह रहा था, कोई भी चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए रोज रिसर्चेज हो रही है। अब चेंज को एडॉप्ट कौन करेगा, यानी कि चेंज को कंसीव कौन करेगा, तो जो भी आर्टिकुलेशन है वो कंसेप्चुअल स्किल के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना है, धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये जो आइडिया है, ये विजन है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसफी। ये फिलोसफी का काम, इसको कंसीव करने का काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, जिसको कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल। तो कंसेप्चुअल स्किल प्लस ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल, ये सारी चीजें MBA के मैनेजमेंट के प्रोग्राम में, चाहे वो MBA हो, चाहे वो उसका नाम MSc बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो, जो भी आप कह लें, उसके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ एक स्किल से आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट में पूरा नहीं होगा, और साथ ही साथ अगर आपने आज कुछ पढ़ लिया तो खुद को अपडेट करते रहना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा आपने जानकारी दी है। इसके अलावा पुरोहित जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत कई किस्म के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा कोर्स हो गया, बैचलर्स हो गया, उसके बाद मास्टर्स हो गया, कई बार डॉक्टरेट भी होते हैं। तो इन चीज़ों में डिफरेंस क्या होगा, और क्या पढ़ाया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को एक बार उन्होंने कॉलेज में एंट्री ले ली तो? ऐसा है कि 3 कैटेगरीज में हम सिलेबस को डिजाइन करते हैं जी। और जो सिलेबस हमारा जो पेडागोजी या जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्री की नीड पर है, क्योंकि हम इंडस्ट्री के साथ यदि हमारा कोलैबोरेशन नहीं है, इंडस्ट्री के साथ हमारा इंटरफेस नहीं है, तो फिर हम आइसोलेशन में हैं जी। तो आइसोलेशन में हम अलग चलेंगे और प्रैक्टिस अलग होगी, थ्योरी अलग होगी, तो वो एजुकेशन पर्पसफुल नहीं होगी। उसको पर्पसफुल बनाने के लिए
हमारा इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए कोर्स करिकुलम अपना डिज़ाइन करते हैं। और इसमें 3 बातें होती हैं। एक होती कोर सब्जेक्ट्स। कोर के अंदर हमारे 3 कैटेगरीज होती हैं, एनालिटिकल स्किल, फंक्शनल स्किल और एथिक्स। एनालिटिकल स्किल में अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, ऑपरेशंस रिसर्च हैं और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हैं। ये हमारे टेक्निकल चीजें, हाँ टेक्निकल चीज़ें जो कि हमारे एनालिटिकल में आई। यहाँ से बच्चा एनालिटिकल दिमाग उसका काम करना शुरू करेगा। फिर सेकंड कैटेगरी, ये कोर सब्जेक्ट्स में है। सेकंड है फंक्शनल। फंक्शनल में हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कहते हैं उसको। फिर आते हैं एथिक्स पे। एथिक्स में हमारे वहाँ बिजनेस एथिक्स, क्योंकि एथिक्स होना बहुत जरूरी है। बिजनेस में यदि एथिक्स नहीं है तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस एथिक्स है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हमारे एथिक्स के कंपोनेंट हैं जो कोर में आते हैं। तो कोर सब्जेक्ट में 3 कैटेगरीज। फिर होती है हमारे पास इलेक्टिव। इलेक्टिव में एंटरप्रेन्योरशिप है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल फाइनेंस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग रिसर्च है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ऐसे कई सब्जेक्ट्स उसके अंदर हम लोग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है और भी प्रोग्राम्स हम उसमें जोड़ते हैं। ये इलेक्टिव होते हैं। उसमें से स्टूडेंट्स कुछ इलेक्ट करता है, कुछ जो उसके अपने चॉइस के हिसाब से। और तीसरी कैटेगरी होती है इसमें कैपस्टोन। कैपस्टोन में होता है स्ट्रेटजी और रिसर्च। स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम 2 पढ़ाते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और लीडरशिप, बिजनेस लीडरशिप। ये 2 हमारे इस कैपस्टोन कैटेगरी में आते हैं। फिर दूसरा है रिसर्च। रिसर्च के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी और डिसर्टेशन प्रोजेक्ट, यानी कि बच्चा एक मिनी रिसर्च को कंडक्ट करेगा। और आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है जी, वो केस स्टडी बेस्ड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी। हम बच्चे को वो सिचुएशन में लेके जाएं जो वो ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में फील करने वाला है, जहाँ वो जा करके उसको एक्चुअल में कार्य करना है, वो एनवायरनमेंट उसको हम 4 सेमेस्टर, अब तो ट्राइमेस्टर भी चलते हैं, तो ट्राइमेस्टर में 1 साल में 3 सेमेस्टर होते हैं। तो 2 वर्ष का जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसमें हम 6 सेमेस्टर देखते हैं। लेकिन मैक्सिमम अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर चलता है तो 4 सेमेस्टर है। तो हमारे जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है वो केस स्टडी बेस्ड जरूरी होने चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे के अंदर वो एनालिटिकल स्किल आएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी और स्किल उसके अंदर डेवलप हो पाएगी जब उसको वो एनवायरनमेंट हम दे पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उनको या इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है? नहीं, दोनों चीज़ें होती हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हम उसको इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडस्ट्री में जा करके। उसका उद्देश्य होता है कि बच्चा इंडस्ट्री के, कॉर्पोरेट के कल्चर को समझे, क्योंकि हम अपने अपने इंडिविजुअल बैकग्राउंड से आते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक समाज है, अपना एक परिवार है, वहाँ से आकर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे जानेगा। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसका इंटरेक्शन होगा 6 to 8 वीक्स के लिए, तो हम उसको बीच में एक मौका देते हैं जहाँ पर वो समर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, क्योंकि समर्स में जाते हैं इसलिए समर नाम है, अदरवाइज उसका नाम है इंटर्नशिप। तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के दौरान कॉर्पोरेट कल्चर को समझने का मौका मिलता है। वहाँ वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के जो फंक्शनिंग एरियाज हैं उनसे वाकिफ होता है, उसके बारे में उसकी बारीकियों को समझ पाता है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स को देख करके उनके साथ इंटरेक्शन करता है, उनके ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्या करना है। ये तो हायरार्की अलग है, लेकिन जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फंक्शनिंग वो ऑब्जर्व करता है, HR डोमेन में जाकर के, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, अलग प्रोडक्शन में, अलग अलग जगह जाकर के जो वो देखता है कि कैसे फंक्शन हो रहे हैं, कौन सा थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ट्रेनिंग की कौन सा मॉड्यूल है, मोटिवेशन का क्या है, किस प्रकार के यहाँ पर पूरा लीडरशिप किस पर बेस्ड है। तो ये सब वहाँ पर उसको देखने का मौका मिलता है। फिर वो समझता है कि जो हमने पढ़ाई की वो उसका एप्लीकेशन यहाँ पर है उस ट्रेनिंग के द्वारा। फिर जब फाइनल में आते हैं तो फाइनल में जो मैं रिसर्च की बात कर रहा था, डिसर्टेशन, ये मिनी रिसर्च है एक तरह से। कोई ना कोई टॉपिक अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में वो स्टडी करेगा, और उस स्टडी से जैसे आप देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए, 2 व्हीलर के फील्ड में देखेंगे तो हर दिन 4-5 प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, लेकिन मार्केट में कितने सर्वाइव करते हैं? कंपनी भी वही है, इंजीनियर भी वही है, टेक्नोलॉजी भी वही है, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन सर्वाइवल रेशियो कितना कम है। और जो लोगों के और जो बहुत वर्षों तक सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे ब्रांड को तैयार करके उसके सर्वाइवल तक जाने में मैन पावर तो वही है, लेकिन क्या कारण है? बस वो मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। तो सर, जैसे आपने बता दिया कि एनवायरनमेंट और इस सब की जानकारी देने के लिए स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स के लिए भेजा जाता है, उसके बाद
हमारा कोर्स जब पूरा हो जाता है तो प्लेसमेंट किस तरह से होते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कॉलेज से बाहर निकलने के बाद स्टूडेंट्स के लिए करियर स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद। बहुत सही आपने सवाल किया। देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आज तो प्रत्येक एरिया में, जो कॉरपोरेट हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वहाँ तो है ही हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, जिनको हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक जगह प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैन पावर की आवश्यकता है। यदि हमारे पास प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैन पावर नहीं है, यदि हम एमबीए ग्रेजुएट को नहीं वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फिर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। और अचीव करेंगे तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उसमें नहीं हो पाएगी। होगी, किसी तरह से हम कर लेंगे, वो बात अलग है। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करें, तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने मैनेजमेंट ग्रेजुएट को जरूर वहाँ पे स्पेस दें। देखिए, आज करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट पूरा ओपन है जी, बॉर्डरलेस इकोनॉमी है, देश की कोई ज्योग्राफिकल कोई बाउंड्रीज नहीं रही जी। और उसी डायरेक्शन में हमारे जो बिजनेस स्कूल्स हैं वो भी उसी फिलॉसफी पे काम करते हैं। कोई बॉर्डर नहीं है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। इसमें कॉरपोरेट में तो है ही है जगह, एकेडमिक्स में भी आज बहुत स्कोप है। एकेडमिक्स में आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो हर प्रत्येक डोमेन में, यहाँ तक कि हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ केयर सर्विसेज में भी आजकल एमबीए चलाए जाते हैं। मीडिया में भी एमबीए, मीडिया मैनेजमेंट अलग से चल रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप, कोई हमारा कस्टमर हमसे कोई प्रोडक्ट लेके आज चला गया, और ये नहीं कि हम उसको भुला दें, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी एमबीए प्रोग्राम अलग से बहुत ही डिजाइन आवश्यक है। जैसे एमबीए प्रोग्राम अलग से डिजाइन है, रूरल डेवलपमेंट का अलग से है, एग्रीकल्चर का अलग से है, ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, ई कॉमर्स का अलग से है। तो इसलिए हमारे पास बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम आज देश में चल रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, और इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अधिक है। कॉर्पोरेट में तो है ही है, इंडस्ट्री में तो है ही है, बिजनेस में भी है ही है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी है। और जहाँ नहीं है, मेरा ये प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि वहां भी इनको रखा जाए, क्योंकि ये प्रोफेशनली ट्रेंड है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी सेक्टर को देखिए, किसी भी एरिया में जाइए, बिजनेस मैनेजर्स की जरूरत हमेशा ही पड़ती है। और जहां बिजनेस मैनेजर सही से काम नहीं करते, वो बिजनेस ठीक से नहीं चल पाता है। आपने हमारे दर्शकों को इतने सरल शब्दों में बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया, उन्हें ये सभी पूरी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें बहुत मदद मिलेगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, करियर अपॉर्चुनिटीज बिजनेस मैनेजमेंट में अपार हैं। यानी कि आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, एचआर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल सही दृष्टिकोण की, एक सही दिशा की। आशा करते हैं कि पुरोहित जी द्वारा बताई गई ये सभी बातें आपकी मदद करेंगी। मुलाकात होगी आपसे अगले अंक में, किसी और विषय पर डिस्कस करेंगे, किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।